ओके जी, गुड मॉर्निंग। चलो जी, चलो, बस बस बस। कैश फ्लो का चैप्टर हमारा चल रहा है। कैश फ्लो का हमारा चैप्टर चल रहा है। आज हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था डिबेंचर्स का टॉपिक, जिसकी वीडियोस में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, तो 2 बार वीडियो रिकॉर्ड की थी। दूसरी वीडियो में भी वैसी दिक्कत आ गई थी, 10-20 सेकंड साउंड चला, उसके बाद साउंड करप्ट हो गई। अब आज देखते हैं, लाइट इधर चल रही है, कैमरे पे चल रही है, रिकॉर्डिंग क्या कहती है। प्रोविजन फॉर टैक्स पेपर में ये टॉपिक बहुत आता है, बहुत आता है जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जब बड़ा चैप्टर आएगा, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर एक डिबेंचर इशू वाली एडजस्टमेंट हमेशा देखी जाती है, एक ये एडजस्टमेंट बहुत बार देखी जाती है, प्रोविजन फॉर टैक्स। पहले सिंपल बात करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स को हम पी एंड एल अकाउंट में क्या करते हैं। पी एंड एल अकाउंट की अगर हम बात करें, टैक्स जो है किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का टैक्स जो है वो एक खर्चा होता है। ठीक है जी, हम उसको एक खर्चा मानते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट ने बोला अभी इसको खर्चों की कैटेगरी में नहीं रखना, आपने बनाई 2 तरह की इनकम्स। याद है कौन कौन सी 2 तरह की इनकम्स थी? आरएफ और अदर इनकम। उसका आपने टोटल लगाया फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए। फिर 7 तरह के एक्सपेंसेस आए थे, उसका मैं टोटल लगा रहा हूं 8400 रुपीज। तो बताओ इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते थे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद कहने का मतलब हम प्रॉफिट इकट्ठा कर प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। उसके बाद हमने नाम दे दिया था बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी तक हमने इन 7 खर्चों में इन 7 खर्चों में अभी तक मैंने गवर्नमेंट का टैक्स नहीं माना। गवर्नमेंट कह रही है टैक्स जो है आपका खर्चा नहीं है, टैक्स आपकी जिम्मेवारी है, लाइबिलिटी समझ लो आप इसको। तो इसलिए टैक्स को कभी भी खर्चों में नहीं काउंट करवाती गवर्नमेंट। टैक्स आपको प्रॉफिट में से देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला होता है इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट आ गया 1600 रुपए। इसके बाद जाके गवर्नमेंट कहती है अब हर बिजनेसमैन के पास कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करो, खुद करो या किसी सीए या अकाउंटेंट से करवाओ। जो बिजनेस की रिटर्न है वो कोई भी भर सकता है, 10वीं पास वाला भी। जो कंपनीज की रिटर्न है उसमें सीए के साइन चाहिए होते हैं, तो उसमें बनाए जो मर्जी, एट द एंड कंपनीज की रिटर्न तब तक फाइल नहीं हो सकती जब तक सीए के साइन, सीए का लाइसेंस नंबर नहीं लगेगा। ओटीपी से यूडिन जनरेट होते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला पहले तो अपना टैक्स भर के आओ। पहले क्या होता था, एक जमाने में गवर्नमेंट खुद टैक्स कैलकुलेट करती थी, अब चलता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। उसका मतलब होता है गवर्नमेंट ने पब्लिक के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर जिम्मेवारी डाल दी, आप अपनी रिटर्न खुद भरो, अकाउंटेंट से भरवाओ, सीए से भरवाओ, आपने अपने आप भरना है। छोटे बिजनेसमैन को सीए से इसलिए मुक्त कर दिया गया, सीए अलग फीस लेगा, तो छोटे मोटे अकाउंटेंट से करा लो। बड़ी कंपनियों का डेटा ऑडिट होता है, चेक होना चाहिए, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है, पब्लिक से डिबेंचर इशू करा रखे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं आप अपनी रिटर्न किससे फाइल करवाओगे? एक सीए के बाद, सीए से साइन होंगे, वो जाके आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा। हमारे क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंस होता नहीं है कि कितनी कैलकुलेशन है, हमें क्या होता है, सर टैक्स 30% है, बात खत्म। प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाली टैक्स की रिटर्न भरते भरते या बनाते हुए 1.5-2 महीने लग जाते हैं। मतलब इतनी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती है अगर कोई अच्छी बड़ी कंपनीज हो। अब मुझे बताओ टैक्स कितना निकल के आया? 480। पक्की बात है? 16 × 3 = 48, 480। तो बाकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच गया? 1120। 1120 बचा ना। अब देखो, जब हम ये पी एंड एल अकाउंट बना रहे हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कैश फ्लो चैप्टर करने की सबसे निंजा टेक्निक है, अगर आपको पी एंड एल पहले समझ आ रहा है। जिसको पी एंड एल के थ्रू नहीं कर रहा ना कैश फ्लो, वो उस टाइम के एटमोस्फेयर में जब वो चैप्टर चल रहा है तब तक तो वो दिन निकाल देगा, 8-10 दिन, 15 दिन, 1-2 महीने। अगर आपको 1 महीने 2 महीने बाद तैयारी करनी पड़ेगी ना, फिर आप भूल जाओगे कि डेप्रिसिएशन को ऐड क्यों करते थे, प्रोविजन को ऐड क्यों करते थे, टैक्स में टैक्स पेड में क्या डिफरेंस है। इसीलिए कैश फ्लो करने की जो टेक्निक है, जो रूल है, जो मंत्र है, पहले पी एंड एल सीख लो। ज्यादा टाइम नहीं लगाना, 2-3 मिनट, कि पी एंड एल में क्या होता है, इनकम्स होती हैं, इसके अंदर कैश और क्रेडिट दोनों इनकम होती हैं, एक्सपेंसेस इसमें से माइनस कर दिए जाते हैं। कौन से एक्सपेंसेस? कैश और क्रेडिट दोनों। फिर आपके पास प्रॉफिट आ गया। गवर्नमेंट तभी आपका दरवाजा खटखटाएगी अगर आपने प्रॉफिट कमाया है। लॉस के केस में गवर्नमेंट छोड़ देती है, कोई बात नहीं, आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो आपको टैक्स आपने निकाला 480, यानी कि आपने पी एंड एल में से देखो माइनस कर दिया, साइन लगा हुआ है, तो बाकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच गया? 1120। हम अपना कैश फ्लो का चैप्टर यहां से शुरू करते हैं, 1120 से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। इवन इसके भी बाद, रिजर्व डिविडेंड के बाद, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से हम 1120 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है, ये जो टैक्स है ये मेड है या पेड है? देखो, 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है टैक्स मेड, कि आपका इस साल का टैक्स बन कितना रहा है,
फिर आपने उसमें से कितना टैक्स पे कर दिया। जब तक आम जनता को नहीं पता होता, हम यही सोचते हैं कि जितना टैक्स है उतना भरना पड़ेगा। मानते हो ये बात? भरना भी उतना ही पड़ता है। क्या कहते हैं, जो टैक्सेस के रूल होते हैं इंडिया में, उसमें क्या होता है, हमें ना कुछ एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। 480 में से टैक्स आपने 31 मार्च को निकाला ना, 31 मार्च तक आपको 3 ईएमआई टैक्स की भरनी पड़ती है। मतलब इंडिया में इससे वाहियात, इससे बेकार रूल नहीं हो सकता। कैसे? ये वाला टैक्स हमने निकाला पी एंड एल अकाउंट कब का? 31 मार्च को। गवर्नमेंट कह रही है ये वाला साल शुरू कब हुआ था? अगर ये 31 मार्च 24 है तो 1/4/23 को शुरू हुआ होगा। गवर्नमेंट कह रही है भैया 1/4/23 से आने वाले एक साल का पहले ही पंडित बनो भाई, पहले ही जजमेंट करो कि आपको पिछले साल से देख के इस साल में कितना प्रॉफिट कमाओगे, उसके ऊपर टैक्स पहले ही भर दो। नॉर्मली टैक्स 31 मार्च 24 का 31 मार्च 24 को भरोगे कि हमने एक साल में कमाया। गवर्नमेंट कह रही है पूरे साल कमा रहे हो ना, तो पूरा साल टैक्स भरते रहो। भरना एक साल का ही है, लेकिन हमें सारा टैक्स, कुछ टैक्स में एडवांस में भर दो ईएमआई बना के, 30% पहले भर दो, फिर 30% बाद में, फिर बाकी इतना ऐसे ऐसे करके। तो हमें पहले ही जजमेंट लगानी पड़ती है। तो जो ये टैक्सेस का बन के आया ना 480, कब बन के आया? 31 मार्च 24 को। लेकिन जो सीएस बैठे हैं या वो जो भी एक बिजनेसमैन बैठा है, उसको एक साल पहले एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि मेरा टैक्स 400-500 के आसपास बन जाएगा। तो उसका 30% पहले भरो 3 महीने बाद, फिर 30% बाद में। 31 मार्च 2024 तक वो कह रहे हैं कि अपना 70% या 100% टैक्स भर रखो पहले ही। पता तो हमें है नहीं, पता कब चलता है? 31 मार्च 24 को। इसलिए टैक्स मेड और टैक्स पेड में हमेशा एक अच्छे बिजनेसमैन में या एक बड़े बिजनेस में हमेशा डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि जो हमें पेमेंट करनी पड़ती है ना, वो स्टार्टिंग में थोड़ी जजमेंट बेस पे करनी पड़ती है कि सोच लो इतना प्रॉफिट होगा। पी एंड एल अकाउंट में हम कौन सा टैक्स माइनस करते हैं? पी एंड एल में वो टैक्स माइनस करते हैं जो आपका टैक्स बन रहा है, कि आपका एक साल का टैक्स है कितना। एक्रूअल बेसिस के हिसाब से वो मैंने माइनस कर दिया 1120। पेड के बारे में क्वेश्चन बाद में बताएगा। अब मुझे बताओ, टैक्स मेड है, मेड का मतलब है आपका एक साल का कितना टैक्स बन रहा है। तो नोट ये वाला जरूरी नहीं है कि ये वाला पे भी कर दिया हो। पहले यहां तक चीज समझ में आ गई है? हमने कौन सा टैक्स माइनस किया है? जो आपका एक साल का बनता है। मुझे नहीं पता इसमें से पेड 0 है या 480 से भी ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फिर शुरू करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम शुरू करते हैं, सबसे पहले लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना था? 1120 है ना। फिर इसमें हम 4 चीजें ऐड करते हैं, टैक्स मेड, पर 2 तरह के डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व। 3 चीजें मैंने सोच ली कि नहीं है, 3 चीजें मैंने सोच ली नहीं है। अब इसमें आपने क्या करना है, जब मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू हो रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ बिलोंग करता है कैश से रिलेटेड। कैश में 4-5 चीजें आ जाती थी, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक। अब मुझे बताओ, जब मैंने कहा टैक्स मेड का मतलब होता है कि टैक्स बन कितना रहा है, पेड अलग चीज होती है। क्या मैंने सच में पे किया है? नहीं किया। अभी सिर्फ हमने कैलकुलेशन पार्ट किया है। पी एंड एल अकाउंट हमेशा कैलकुलेशन पार्ट होता है कि आपका बन कितना रहा है। तो इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक कह रहे हैं कि पहले ना जो आपने टैक्स बनाया है, भरा तो है नहीं। 1120 तक पहुंचते हुए आपने उस टैक्स पेड का, टैक्स मेड का 480 का क्या किया था? माइनस कर दिया था ना। और अभी आपको पता नहीं है पेमेंट कितनी करनी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ी सरल बात कर रहा है, कह रहा है पहले जो आपने टैक्स टूक्स बनाए हैं ना, उसको पहले कैंसिल कर दो यार। तो पी एंड एल में टैक्स बनाते हुए हमने माइनस किया था, 1120 तक पहुंचते हुए तो प्लस कर दो। इस वजह से हम टैक्स मेड को यहाँ पे प्लस करते हैं। एक्चुअल में दिस इज नॉट योर एडिशन, मैंने ये चीज परसों भी बोली थी, दिस इज नॉट योर एडिशन, दिस इज योर कैंसिलेशन। 480 आएगा, ठीक है जी। तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहुंच गया मैं। अब जो अकाउंटेंट बना रहा है उसको पता लग गया, अच्छा 1600 पे पहुंचा था, देखो 1600 पे पहुंच गया दोबारा से। अब सारी चीजें करके एट द एंड मेरे पास याद है क्या आ जाता था? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड लास्ट स्टेप मेरे पास यही आता था ना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। एक बार के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं पूरा का पूरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में कुछ भी नहीं था, सारा कुछ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में जीरो आया आपको समझाने के लिए। तो अभी फिर से आंसर आ गया 1600। अब इसमें से कह रहे हैं जो आपने सच में इस साल में टैक्स पे कर दिया है ना, एक्चुअल में तो कैश फ्लो कहता है भाई पेमेंट की बातें करो या रिसीप्ट की। तो यहां से माइनस कर दो टैक्स पेड, जो सच में आपने पे कर दिया। तो हम एज्यूम कर लेते हैं टैक्स पेड को 300, आप 600 एज्यूम कर लो, कुछ भी होगा। मैं 300 एज्यूम कर रहा हूँ थोड़ा इजी समझने के लिए। तो मेरे पास कैश फ्लो का आंसर आ जाएगा 1300। पहले आपको देखो, अभी तक मैंने आपको टैक्स पेड और टैक्स मेड का अकाउंट बनाना नहीं सिखाया, पहले मैंने आपको सीधा सीधा ट्रीटमेंट सिखाई है, करना क्या है। मेड ऊपर ऐड करना है, क्यों? क्योंकि आपने पी एंड एल बनाते हुए उसको माइनस कर दिया था।
तो पहले एक बार के लिए कैंसिलेशन करने के लिए उसको प्लस कर दो, फिर एंड में कैश टैक्स पेड। पहले मैंने आपको क्या बोला कि पहले क्या होता था कंपनीज एक्ट में, ये जो टैक्स रेट 480 ऐड किया है, पेड कितना है 300, डिफरेंस कितने का हुआ। पहले ऐसे भी जमाने होते थे, कहते थे 180 ऐड कर दो सीधा ऊपर, देखो 480 ऐड करने हैं, नीचे 300 माइनस करना है, तो अल्टीमेटली 180 ऐड कर रहे हो ना, तो कह रहे हैं इसको मत करो यार, क्या ज्यादा लंबा चौड़ा काम करना, सीधा आप डिफरेंस ले लो, जो डिफरेंस अगर प्लस वाले का डिफरेंस ज्यादा है तो उतना डिफरेंस लिख लो, माइनस वाले का तो माइनस में लिख देना। लेकिन अब ऐसे नहीं चलता, तो ये आखिरी के जो 10-20 सेकंड है उसको अब भूल जाना है हमने। तो हमें ऊपर टैक्स मेड पूरा ऐड करना है, नीचे टैक्स मेड पूरा ऐड करना है, नीचे टैक्स पेड पूरा माइनस करना है, अलग अलग आइटम्स। अब आते हैं हम टैक्स होता क्या है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, टैक्स जो है एक हमारा एक्सपेंस कहलाता है, एक्चुअल में एक्सपेंस नहीं है, लेकिन अगर हम बिजनेसमैन के नजरिए से सोचें, पैसा जा ही रहना, प्रॉफिट में से कम ही हुआ था ना, तो उस नजरिए से सोचो 7 तरह के खर्चे आए थे हमारे पास, फिर 7 खर्चों के बाद प्रॉफिट आया था, फिर प्रॉफिट के बाद फिर से एक खर्चा और आ गया। अल्टीमेटली तो देखा जाए यार, अकाउंटिंग के अगर मैं टेक्निकलिटीज को छोड़ दूं, टैक्स इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। बस वो है कि 7 खर्चों की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, उसके बाद प्रॉफिट के बाद आ रहा है। अल्टीमेटली बिजनेसमैन से अगर आप पूछोगे कि आप टैक्स भर रहे हो, आपके लिए क्या है, खर्चा है कि इनकम है, खर्चा है। तो पॉइंट नंबर 1 एक्सपेंस के तौर पे बोला, एज वेल एज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इसलिए कि अगर आपने 480 में से पे नहीं किया, तो आपको महीने 2 महीने बाद, या जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो, रिटर्न फाइल करने की 2 डेट्स होती है, 31 जुलाई या 30 सितंबर। जो नॉर्मल प्रोप्राइटर्स होते हैं जैसे मैं हूं, तो मुझे 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, कंपनीज या पार्टनरशिप वाले 30 सितंबर से पहले करते हैं। तो अगर 31 मार्च को वो वाला टैक्स आपने नहीं पे किया तो आपकी लाइबिलिटी बन गई। पॉइंट नंबर 2, टैक्स है क्या, टैक्स है आपका मेजर हेड, सब हेड की बात हो रही है, कह रहे हैं ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कब आता है, करंट लाइबिलिटी में, याद करना। तीसरा मेजर हेड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी का तीसरा मेजर हेड, पहला क्या होता था, शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, चौथा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर सबसे लास्ट होता था शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता था ये। 5 होते ही नहीं करंट लाइबिलिटी के, 4 ही होते हैं, 4 होते हैं। हाँ, थर्ड था शॉर्ट टर्म प्रोविजन, चलो थर्ड था शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। टैक्स इज रिलेटेड विद ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका रीजन, क्योंकि बिजनेस का आप सेल परचेज करोगे, बिजनेस के प्रोडक्ट की सेल परचेज करोगे, तो बिजनेस से रिलेटेड हुआ, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ये ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखा दी। वाइवा वाले ने, देखो जनरली वाइवा वाला ने ये पूछता टैक्स मेड और टैक्स पेड के बारे में कि वो बताओ ऐड या लेस। पिछले से पिछले साल टैक्स मेड और टैक्स पेड के बारे में ना पूरा पूरा डिटेलिंग पूछी गई, जो मैंने अभी आपको सारी समझाई है। 2 तरह के टैक्स के पॉइंट पेपर में आएंगे। सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहला, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली गिवन नहीं है कि मेड कितना है पेड कितना है, हमें क्वेश्चन में बताना चाहिए ना कि टैक्स जो इस साल का है पी एंड एल वाला, मेड इतना है पेड इतना है, तभी तो हम लिख पाएंगे। क्वेश्चन में डाटा हमें थोड़ी बनाना है, वो तो क्वेश्चन वाले देंगे। मेड होगा तो ऊपर ऐड कर देंगे, पेड होगा तो नीचे माइनस कर देंगे। तो 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, या तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसका सोल्यूशन है, कह रहे हैं फिर अजम्पशन माननी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है ना। दूसरा तरीका क्या होगा, इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन का मतलब है वो आपको बता देंगे कि मेड इतना है पेड इतना है। जब ऐसे निकल के आएगा मेड इतना है पेड इतना है, मतलब दोनों ही वैसे आसान है। चलते हैं आगे, तो सोल्व हमें कैसे करना है, एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन। टॉपिक समझ में आए हैं, इसके बाद मैं इसकी डिटेलिंग शुरू करने वाला हूं, क्या एजम्पशन लेनी है, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है, ये समझ में आ गया। देखना, या तो इंफॉर्मेशन गिवन होगी या नहीं गिवन होगी। अगर गिवन होगी तो क्वेश्चन को वैसे ही नमस्कार करना, उसकी बात मान लेना। गिवन नहीं है तो एजम्पशन मैं तुम्हें सिखा देता हूं। तो पॉइंट नंबर 1, अगर इंफॉर्मेशन कौन सा है, पॉइंट नंबर 1 देखना, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो एजम्पशन लेनी पड़ेगी। एजम्पशन कह रही है कि जो करंट ईयर का टैक्स होगा वो मेड होगा, जो प्रीवियस ईयर का टैक्स होगा वो पेड होगा। है सर, समझ नहीं आया, देखो 1 सेकंड में अभी समझ में आ जाएगा। 31/3/24, 31/3/25, मैं इसमें पहले आपसे पूछूंगा करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है। करंट ईयर 25 है ना, ऑब्वियस है। और प्रीवियस ईयर कौन सा है, ये समझ में आ रहा है। पहले तो ये प्रीवियस ईयर में 31/3/24 की जगह एक वर्ड और भी वो डाल सकते हैं, 1/4/24, दोनों में से कोई भी शब्द डाल देंगे, बात एक ही है। तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर समझ आ गया। वैल्यूज दे रहा हूं अब आपको मैं, 35,000 और 41,000। क्या आपको वैल्यू समझ में आ रही है।
31/3/24 को मैंने गवर्नमेंट को पैसे देने थे 35,000 टैक्स के, और 25 में देने हैं 41,000। तो केस नंबर 1 कर रहे हैं। बस आपको इतना ही आया है, यहाँ पे लिखा आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब आपका टैक्स इतना है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है आपको ऐसे ही एग्जैक्ट, और एक क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। केस 1 मेरा यही चल रहा है ना, नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब इसमें आप आंसर पढ़ो एजम्पशन का, और मुझे फिर बताना कि मेड कितना है पेड कितना है, पढ़ लो, समझ आ जाएगा ऑटोमेटिक। करंट ईयर का क्या हुआ? नहीं, करंट ईयर का क्या हुआ? मेड। प्रीवियस ईयर का क्या हुआ? तो किसको ऐड करेंगे? मेड वाले को। किसको प्लस करेंगे? पेड वाले को। अब वैल्यूज बताना इसमें, मेड कौन सा है पेड कौन सा है? मुझे लग रहा है मैंने शायद रिवर्स लिख दिया कि ठीक लिखा है। करंट ईयर को मेड, प्रीवियस ईयर को पेड। इसका सिंपल लॉजिक, टाइम नहीं वेस्ट करता, मन तो था आपसे पूछूं, इसका सिंपल लॉजिक ये होता है कि आप अपना पिछला बैलेंस खत्म करते चले जाते हो, नया बैलेंस बना चला जाता है, बस बात खत्म। सबसे पहले अगर दूध वाले का भी बिल हो, बिजली वाले का भी बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, अगर 2-4 महीनों का इकट्ठा हो रहा है कुछ ऐसा है, तो पहले मैं फर्स्ट ईएमआई पे करता हूं ना, पहले फर्स्ट ईएमआई पे करूंगा। जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, नॉर्मल अगर मैं राशन वाले पास भी गया हूं, या मेरे अलग अलग बिल्स हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है, कंपनीज एक्ट ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, इसमें कोई भी वो दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं पिछले वाला आपने पे कर दिया होगा, चुका दिया होगा, नए वाला आपका बन गया होगा, तो इसलिए प्रीवियस वाले को हम पेड मानते हैं और करंट ईयर वाले को मेड मानते हैं। ठीक है जी, चले आगे। इसका ये सोल्यूशन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में बहुत आता है, वाइवा वाला बहुत पूछता है कि टैक्स मेड और टैक्स पेड की ट्रीटमेंट बताओ। फिर टीचर पूछता है अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो क्या मानोगे? प्रीवियस ईयर को पेड मानेंगे। अगर उसका रीजन पूछ लेगा तो हम ये रीजन कहते हैं कि जो पिछला है वो पहले पे कर देते हैं, जो करंट ईयर वाला है वो अब नया बन गया। चलो जी आगे। अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गिवन है तो मुझे टैक्स बनाना पड़ेगा, लिखा हुआ है ना, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस कंटेक्स्ट में बताना, मुझे फालतू नहीं बताना। टैक्स एसेट बोलूं या लाइबिलिटी बोलूं? बस ये दो ही ऑप्शन है। लाइबिलिटी है, क्यों? क्योंकि मुझे पे करनी है। तो मुझे अगर तो ओपनिंग बैलेंस जो मेरी, ये देखो टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है, ये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है, ये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट मेरे लिए हमेशा क्या होती है? लाइबिलिटी। ये देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे। हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्या थे? बताना। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है? तो जब भी कोई लाइबिलिटी का अकाउंट शुरू करते हैं वो क्रेडिट से शुरू होता है, क्योंकि लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। कल जो मैं टॉपिक करवाऊंगा आपको ना, मशीनरी का कराऊंगा, मशीनरी अकाउंट जो डेप्रिसिएशन में करते थे, मशीनरी एसेट होती है वो डेबिट से शुरू होगी, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, इधर देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग। कि स्टार्टिंग में मैंने गवर्नमेंट को कितना पैसा देना था? 35,000, और साल के एंड में, हाँ ये प्रीवियस ईयर वाला है, ओपनिंग वाला प्रीवियस ईयर वाला, साल के एंड में अब मैंने कितना पैसा देना है? टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि क्लोजिंग वाला हमारे क्वेश्चन में क्या था? 41,000। अब हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक की हेडिंग पढ़ना, बी पॉइंट की। इंफॉर्मेशन गिवन है कि नोट गिवन है? तो आपको ना वो पेड या मेड में से एक चीज क्वेश्चन बताएंगे, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं इफ, ये क्वेश्चन में बताया इफ टैक्स मेड है, इफ टैक्स मेड है कितना था ऊपर? 35। इफ टैक्स मेड है 25,000, कैलकुलेट द टैक्स पेड। देखो 35,000 रुपए का टैक्स मेरा स्टार्टिंग में चल रहा था जो मैंने गवर्नमेंट को देना है। इस साल मेरा कितना टैक्स बन गया? 25,000। 25,000 मेरी देखी जाए तो नई लाइबिलिटी और क्रिएट हो गई। तो जब भी मेरी लाइबिलिटी होती है वो हमेशा लाइबिलिटी साइड यानी कि क्रेडिट साइड आती है। तो मैं यहां पे लिखता हूं मेरे इस साल का टैक्स मेड है, पी एंड एल में से उठाया होगा ना मैंने, पी एंड एल में से, याद है मैंने पी एंड एल में टैक्स मेड करते हैं, तो पी एंड एल में टैक्स मेड करने का मतलब आपका खर्चा है, पे नहीं किया तो आपकी लाइबिलिटी बन गई पे करने। तो यहां पे मैं लिखता हूं बाय पी एंड एल अकाउंट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ब्रैकेट में लिख दूंगा करंट ईयर का टैक्स मेड। आप करंट ईयर टैक्स लिख दो, आप टैक्स मेड लिख दो, बुक वाले दोनों शब्द यूज करेंगे, करंट ईयर का टैक्स या टैक्स मेड। तो मेरा इस साल का टैक्स कितना बन गया? अब सोच के देखो, 35,000 मैंने गवर्नमेंट को पहले देना था, 25,000 मेरा इस साल का फ्रेश टैक्स बन गया। मेरा टोटल टैक्स कितना होना चाहिए? 60,000। मानते हो आप इस बात को? मेरा ओपनिंग टैक्स चल रहा है 35,000 का, करंट ईयर का नया टैक्स बन गया 25,000, तो मेरा इस साल का टैक्स शुड बी 60,000। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको बस अब
41,000 ही और पे करना है। क्या गवर्नमेंट ने 19,000 आपका माफ कर दिया होगा? पे कर दिया होगा। एक्चुअल में प्रैक्टिकली राशन की दुकान पे या जहां पे हमारी उधार चल रही होती है ना, ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा होता है। भैया 35,000 हमने 15 दिन पहले का देना था या पिछले महीने का, इस महीने मैंने कितने का राशन खरीद लिया? 25,000 का। एक्चुअल में जब राशन वाले के साथ हम डीलिंग करते हैं ना, उसको ये नहीं देखते कि 13 तारीख को कितना सौदा लिया था उतना पैसा ले ले। हम कहते हैं अभी जेब में 25,000 19,000 है, ये पकड़, बाकी कितना रह गया उसका बिल बना दियो, पर्ची बना दियो। ये वो चीज है। अब क्वेश्चन में आपको 3 चीजें दी हुई है, चौथी चीज हमने निकाल ली। तो टैक्स पेड यहां पे निकल के आ जाएगा टू बैंक, ब्रैकेट में टैक्स पेड 19,000। क्वेश्चन में टैक्स पेड और मेड में से एक चीज गिवन होगी तो तीसरी आप निकाल लेना। ये कुछ भी नहीं है, तू ऐसे समझ ले पिछले साल का पे किया है, या तू ऐसे सोच ले यार मेरे पास तो 60,000 बन रहा था, ये ले अभी 19,000 पकड़, बाकी क्लोजिंग बना दियो, अगले साल के लिए मेरा ओपनिंग बन जाएगा। चाहे तू उसको ऐसे समझ ले कि 35,000 में से 19,000 पे किया है, या तू ऐसे समझ ले कि मेरा यार टोटल बैलेंस मुझे देना तो 60 है ना, तो तू 60 में से समझ ले। अब इसको टैक्स पे को डेबिट वाली साइड पे क्यों लिखा है, मैं आपको बड़ा एक टेक्निक से सिखाता हूं इसको। टैक्स पेड को डेबिट में क्यों लिखा है? सैलरी पेड की जर्नल एंट्री बताओ, सबसे सिंपल। सैलरी टू कैश, वेजेस पेड की, स्टेशनरी पेड की, ये तीनों मैंने खर्चे बोले, टैक्स भी मेरा खर्चा है, टैक्स पेड की, टैक्स पेड की, टैक्स टू कैश, तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? टैक्स अकाउंट है, तो टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टैक्स के डेबिट में नाम आ गया टू कैश, लाइबिलिटी कम हो गई, या एंट्री के हिसाब से ये बन गया। और इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? जो टैक्स मेड वाले की है, टैक्स मेड की जनरल एंट्री बनती है पी एंड एल के डेबिट में आता है ये टैक्स, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू टैक्स, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू टैक्स बोल लो या टू प्रोविजन फॉर टैक्स बोल लो। तो जब जब टैक्स बनेगा वो टैक्स क्रेडिट में आ जाएगा। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू टैक्स, क्या बताओ कि वैल्यूज क्या आएंगी? हाँ, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू टैक्स, मतलब पी एंड एल में कितना टैक्स आता है? टैक्स मेड वाला आता है। तो ये किसकी एंट्री मैंने करी है? टैक्स मेड की। अब टैक्स पेड की जनरल एंट्री बताओ, टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पे किया मैंने? तो कोई 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 बच्चे या कोई कोई टीचर एंट्रीज पहले समझा देते हैं, बाद में लेजर समझा देंगे। अब लेजर पहले, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है। तो अब ये टैक्स के डेबिट में है ना 19,000, जनरल एंट्री में देखना, ये सेकंड वाले की नरेशन क्या लिखूंगा? बीइंग टैक्स पेड, तो टैक्स अकाउंट डेबिट, तो टैक्स के डेबिट में 19,000 आएगा। नाम कौन सा यूज करूंगा? अपोजिट वाला, टू बैंक, देख लेते हैं की है। हाँ जी की है, टू बैंक टैक्स पेड। पेपर में एंट्रीज नहीं आती, जनरली नहीं आती, कभी 6 7 8 साल में आ गई तो आ गई, पेपर में एंट्रीज नहीं आएंगी। पेपर में बार बार आएगा अकाउंट, हर बार अकाउंट आता है। हमारे पास जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स होता ही होता है। ये आपकी नॉलेज टेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकली बिल्कुल मतलब लिंक है। अच्छा, इसको चेंज कर रहा हूं मैं, ये 19,000 को चेंज कर रहा हूं, ये 25,000 को चेंज कर रहा हूं। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस रिमेन्स द सेम। आई एम चेंजिंग इफ गिवन इन द क्वेश्चन, इफ टैक्स पेड, if tax paid, if tax paid 39,000। अब कई बच्चे मेरे से जुबान लड़ाएंगे, सर 35,000 का टैक्स है 39 कैसे पे कर दिया? भाई मैं इस साल के एंड में पे कर रहा हूं, मेरा पिछला 35,000 तो मैंने पिछला देना है। 35 में से कोई बंदा, कोई बिजनेसमैन मेरे को बताओ कभी टैक्स ज्यादा भर देगा? तो अगर आपने ज्यादा भर दिया है 39,000, तो इसका मतलब ये है कि आपका इस साल का भी तो टैक्स बन रहा होगा। निकालना कितना बनेगा? पक्का? कितना? तो इस क्या, हाँ ठीक तो बोल रहा है। ये डेबिट साइड का टोटल 80,000 हो गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। देखा जाए मुझे मेड और पेड में से एक चीज दी होगी तो मैं आंसर कैलकुलेट कर लूंगा, बात खत्म। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ओपनिंग बैलेंस था 50,000, क्लोजिंग बैलेंस था 44,000। ये लो, ये नहीं दिया हुआ। टैक्स मेड दिया हुआ है, करंट ईयर का टैक्स मेड, मेड लाइबिलिटी और बन गई तो वो क्रेडिट साइड पे आया होगा। 50,000 पहले था, 24 का और बन गया, टोटल कितना हो गया? तो टोटल मुझे गवर्नमेंट को 74 देना है, पिछला और इस साल का मिला के। लेकिन इस साल के आखिरी में मैं देख रहा हूं कितना पेंडिंग रह गया है, तो बाकी कितना पे कर दिया होगा। तो दोनों को प्लस कर देना, 50 और 24 को 74 हो गया, 74 उसमें से 44 माइनस कर देना, तो ये आंसर आ गया। ये जनरल एंट्रीज है, मैंने आपको सिखा दी। जब टैक्स बन रहा है, जो टैक्स बन रहा है वो पी एंड एल का पार्ट होता है, तो पी एंड एल में खर्चा है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू टैक्स, जो पे कर रहे हो तो टैक्स टू बैंक। उसके बाद ये टैक्स मेड और टैक्स पेड मैंने सिखा दिया, ये अपने आप पढ़ लेना। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर
एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, बस मुझे ये टॉपिक सिखाया तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हो जाए ना। नंबर 14 कर रहे हैं, नंबर 14 कर रहे हैं, 10-12 मिनट में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको देखनी है एडजस्टमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स नहीं देखने, नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट के साथ चलाया करेंगे। हर्ष इधर सुन ले। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं 14 में एडजस्टमेंट्स हैं क्या? एडजस्टमेंट्स नहीं है, नोट्स टू अकाउंट्स हैं। अब नोट्स टू अकाउंट्स में टैक्स वाले को मैं पहले नजर मार लेता हूं। ये नोट नंबर 2 से कहीं से उठ के आ रहा है। इधर देखो, आपको नोट्स टू अकाउंट से बैलेंस शीट रीड करनी भी आनी चाहिए और बैलेंस शीट से नोट्स टू अकाउंट्स भी। ये नोट नंबर 2 है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपको करंट लायबिलिटी में कहीं पे दिखेगा, नंबर 14। तो अब इस क्वेश्चन में देखना, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है टैक्स का। इस क्वेश्चन में देखो एक बार सामने, ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। तो ये कोई मेड और पेड के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है? तो फिर क्या एजम्पशन मानेंगे या कुछ अकाउंट बनाएंगे? एजम्पशन मानेंगे। ओपनिंग वाले को पेड, क्लोजिंग वाले को मेड। तो ये मेरा हो गया पेड, ये हो गया मेड, अकाउंट नहीं बनेगा। दूसरे डिबेंचर्स, डिबेंचर 6% है। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिबेंचर 6 लाख से 8 लाख हो गए, कितने लाख के इश्यू किए मैंने? अब ये आपको एक पॉइंट तंग करेगा। कल ना क्वेश्चन जितने हमने 2 किए थे ना, उसमें डिबेंचर इशू की डेट थी 1 अक्टूबर और 31 मार्च। यहाँ पे देखना डिबेंचर इशू की डेट है। जब डेट नहीं है तो मेरे पास 2 ही चारे हैं। वैसे 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो 6 लाख के ऊपर लगाएं, या 8 लाख के ऊपर, या एवरेज के ऊपर। तो हमारा अकाउंट्स कह रहा है 6 लाख के ऊपर लगाना है, ओपनिंग के ऊपर। आपको चीज हजम हो ना हो, मुझे भी नहीं हजम होती थी। एजम्पशन होती है कि हमने साल के आखिरी दिन जो नए डिबेंचर इशू किए होंगे। मैंने नहीं बनाई, मुझसे मत लड़ना। कह रहे हैं कि बस आपको ओपनिंग के ऊपर कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्लोजिंग जो न्यू इशू है ना 2 लाख की, उसकी डेट गिवन नहीं है। अगर मैंने ये रूल बनाया होता, मैं उस कमेटी में बैठा होता, मैं लगाता 7 लाख के ऊपर। ऑन एन एवरेज लेते हैं हम हमेशा। ऐसे गवर्नमेंट को फायदा है ना। किसको समझ में आया ऐसे गवर्नमेंट को फायदा है? ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। क्योंकि आप अगर 8 लाख के ऊपर लगाओगे तो खर्चा ज्यादा होता, प्रॉफिट कम आ जाता। हाँ, ये बात भी बढ़िया, ये मैंने कभी पॉइंट डिस्कस ही नहीं किया किसी बच्चे के साथ। बस गवर्नमेंट ने बोला कि आपको ओपनिंग के ऊपर लगाना है, खत्म हो गई बात। चलो जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 14। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/24। बस बड़े मन से पढ़ाया भगवान, रिकॉर्डिंग करवा दे मेरी। हाँ, पता नहीं आज 3 दिन हो गए, क्या दिक्कत हुई है। चल भी रहा होता है माइक ना, अब चेक होएगा नहीं ना, रिकॉर्डिंग ही बंद करनी पड़ेगी। छोड़ो ना, मूड खराब करना तो एंड में करेंगे, बीच में क्वेश्चन का फ्लो बना हुआ है। पॉइंट नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बस यार, बस बस बस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मुझे प्रॉफिट ढूंढना आना चाहिए। बैलेंस शीट में प्रॉफिट होते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस के आगे नोट नहीं है तो मतलब ये मेरा प्रॉफिट है। इधर लिख दो, ये मेरा 3 लाख तो क्लोज ओपनिंग है बेटा। मैंने ओपनिंग वाला 3 लाख उठाया या डिफरेंस वाला? हाँ, मैं जितने जिंदगी में क्वेश्चन बनाता हूँ ऐसी वैल्यू कभी नहीं डालता, क्योंकि 2 चीजें कंफ्यूज है ना, बच्चों की नॉलेज ही नहीं टेस्ट हो रही। 2 लाख और 4 लाख होता, 2 लाख और 6 लाख होता तो हाँ, हमें डिफरेंस वाला लेना, ओपनिंग वाला नहीं लेना। तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 3 लाख। इसमें 4 चीजें ऐड करते हैं, 4 में से एक चीज तो मुझे पता है पड़ी, रिजर्व और डिविडेंड्स हैं कहीं पे।
नहीं, रिजर्व में तो थी भी एक चीज, डिविडेंड मेरे आते हैं नहीं है, बस सीधा ऐड कर देंगे टैक्स मेड, ऐड कर देंगे टैक्स मेड। पहले मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐड ओब्लिग लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ऐड और लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें हम 4-5 लाइनें छोड़ देंगे। क्या कह रहे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सबसे बोरिंग चीज क्या होता था? ऐड डिक्रीज इन, इंक्रीज इन सीएल, और माइनस कर दो इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। पेपर में CACL के नंबर कट गए, मुझे मत बोलना, मेरी गारंटी नहीं है, तो अपना थोड़ा सा प्रूडेंस होके चलना कि ये शॉर्ट फॉर्म फॉर्मेट, इनके उनके नंबर नहीं कटने चाहिए। अब क्या निकल के आ जाएगा? हाँ ना गलत बोल रहा है गर्व, इस बार तो टैक्स भी है मेरे पास। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कर दो टैक्स पेड। क्या कह रहे हैं? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, हाँ, फॉर्मेट का नाम है ना यार ये। कैश पेड मेरा ओपनिंग वाला होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में पेड और मेड की वो दी नहीं हुई इन्फॉर्मेशन, तो एजम्पशन माननी है, एजम्पशन में ओपनिंग वाला पेड होता है, तो पेड वाला माइनस करवा दो मुझे। पेड वाला होगा जो पिछले साल का होगा, तो अब आ जाएगा कैश फ्लो डैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो एक बार के लिए फॉर्मेट बन गया। अब मेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो हम बैलेंस शीट से चलेंगे। बैलेंस शीट में जहां जहां पे सामने नोट्स टू अकाउंट्स आएगा चेक कर लेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, शेयर कैपिटल है, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, छोड़ दो। रिजर्व एंड सरप्लस कर लिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने है नोट नंबर 1। क्वेश्चन कैसे देखना है आपको कि कोई आइटम स्किप ना हो जाए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 1, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाते हैं, ये लिखा हुआ है 6%, ये इंटरेस्ट का रेट है, और न्यू डिबेंचर की डेट गिवन नहीं है, तो ओपनिंग के ऊपर निकालना है। 6 लाख का 6%, तो ऐड कर दो नॉन कैश वाले में, ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे ओनली ऑन ओपनिंग, ऑन ओपनिंग। $36,000। इसके बाद मेरे पास है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल एरो मेरी जा रही है यहां से यहां पे, डिक्रीज हुए हैं, तो ये माइनस वाली कैटेगरी में बनेगा 130। ये माइनस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस में। ट्रेड पेबल डिक्रीज कितना था? 1,30,000। ट्रेड पेबल के बाद देखना क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए नोट नंबर है क्या? नोट नंबर मैंने पूरा नहीं किया ना अभी तक, आप लोगों ने कर दिया होगा। पेड है 320, 4 लाख मेड है, तो मेड वाले में ऐड करवा दो मुझे 4 लाख रुपए। इसके बाद मैं देखता हूँ लाइबिलिटीज खत्म हो गई। एसेट्स में पहला है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 10 लाख से 14 लाख हुई, क्या हुई है ये? परचेज की होंगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएंगी क्योंकि पैसा गया होगा। इन्वेस्टमेंट 4 से 3 ये बेच दी होंगी, ये दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग में इग्नोर करो। इन्वेंट्री 3 से 4.5 हो गई, तो माइनस वाली कैटेगरी में है। इन्वेंट्री इंक्रीज 1,50,000। इसके बाद 3 से 4 ये भी बढ़ रहे हैं, यानी कि इससे भी पैसा जा रहा होगा।
दोनों का डिफरेंस बताना ट्रेड रिसीवेबल का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेंगे नहीं, वो फुल फ्लैज क्वेश्चन में होता है। तो पहले आंसर आ गया पीबीटी 7 लाख। पीबीटी में एक ही चीज आई है 36,000 का इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 7,36,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 7,36,000। उसमें से एक 2.5 380 3,56,000 पॉजिटिव। उसमें से 320 का मैंने टैक्स पे कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 36,000। कैश फ्लो फ्रॉम, ये तो 7 मिनट में क्वेश्चन हो गया। हाँ क्वेश्चन तो बस है, टॉपिक रहता है। मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट डिनाइंग इट। गलत तो सही हो, दुनिया इसी को कहते हैं भाई। संडे आया मैं फायदा ना उठाऊं क्या? मुझे सिलेबस नहीं खत्म कराना जल्दी। नोट्स वाली कॉपी पे आओ, इसके बाद अगला टॉपिक। घर से लिखने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें लिखा नहीं हुआ। नोटिंग लिखवा रहा हूँ, कर लो। ये तो 2-3 मिनट का भी नहीं है, आधे पेज से भी कम का है, 2-3 लाइनों का है। वो पता नहीं था ना, ये पता है, ये 2-3 लाइनों का है सिर्फ। मेरा एक टॉपिक और खत्म हो जाएगा, ट्रीटमेंट। देखो अगर तो 2-3 आवाजें और आ गई, फिर मैंने क्वेश्चन पकड़ के करा देना है, इसलिए कह रहा हूँ ये कर लो शरीफत से। अरे इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा ना, ये आइटम आने वाली है अगले पॉइंट में। ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड। It is item of operating activity. It is item of operating activity as well as financing activity. Add in operating less in financing. Two options are there. If कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी अंग्रेजी की क्लास नहीं है, ग्रामेटिकल। हमारी अकाउंट्स की क्लास है, अकाउंट समझ में आना चाहिए, फाइनेंस। अंग्रेजी का क्या है? इस नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत।
एक्चुअली मैंने ना पहले ये वाला पॉइंट चलता था, जैसे मैंने लिखा है ना, वी विल यूज सेम एजम्पशन। अगर प्रपोज डिविडेंड है ना, प्रपोज डिविडेंड में क्लोजिंग लेना ही नहीं। देखो चलो पहले लिखो, जल्दी लिखो। ये ऐसे ही काट देना आपने भी, जैसे मैंने काटा है ना, सेम एज प्रोविजन फॉर टैक्स, वैसी ट्रीटमेंट नहीं चलेगी। इसमें ओपनिंग को ही हमने कंसीडर करना है। ओपनिंग ही ऊपर प्रपोज डिविडेंड ऐड होगा, ओपनिंग ही जाके नीचे माइनस होगा। ओपनिंग बैलेंस ही ऐड होगा ऑपरेटिंग में, एंड ओपनिंग ही लेस होगा फाइनेंसिंग में। और दूसरा क्या है, इफ इंफॉर्मेशन इज, चल पहले इधर लिख ले, इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन देन सोल्व अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कि भैया पेड हम इसको मान रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से करना। अदरवाइज पेपर में हमेशा प्रपोज डिविडेंड ना नॉर्मली लिखा ही आ जाता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लोजिंग को इग्नोर करना है, हमें ओपनिंग के लिए ही कंसीडर करना है बस। अगर प्रपोज डिविडेंड के दो बैलेंस दिए हुए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, बस आपने ओपनिंग वाले को ही देखना है, तो ओपनिंग वाला ही ऐड होगा, ओपनिंग वाला ही माइनस होगा।